इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक CSIR नेट की यूनिट 13 के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आप हिंदी वर्जन में सुन रहे हो। इफ़ यू वांट अ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन टू गेट दिस वीडियो। इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक ऐसी टेक्निक है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा हम लोग डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन लोकलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज अ रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर सेल बायोलॉजिस्ट एंड टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। अभी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पढ़ते हुए हम लोगों को दो टर्म का ध्यान रखना पड़ेगा और ये टर्म घूम फिर के वापस आएगा। एक टर्म है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, दूसरा टर्म है इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। तो दीज टू टर्म्स आर क्वाइट सिमिलर। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज परफॉर्म्ड ऑन एंटायर सेक्शंस ऑफ टिश्यू, मतलब इंटैक्ट टिश्यू के ऊपर ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। और immunocytochemistry is generally used in cultured cells और monolayer cells। बट दोनों के दोनों जो सब कैटेगरीज है दोनों के दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पे एक एंटीजन को प्राइमरी एंटीबॉडी के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है एंड ये प्राइमरी एंटीबॉडी को एक फ्लोरोफोर लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी से डिटरमाइन किया जाता है और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी हम लोगों को सिग्नल दिलाता है। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में आप पूरा टिश्यू को एक साथ देख सकते हो और इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री में आपको एक सेलुलर व्यूज़ मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग पहले सोचेंगे कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जैसे एग्जैक्टली लैब में परफॉर्म्ड होता है आपको एग्जैक्ट वैसे ही एक वाइब मिलने वाला है ये वीडियो में। एंड लास्टली क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, कैसे ये रिसर्च में यूज़फुल है, कैसे ये क्लिनिक्स में यूज़फुल है, दोनों के बारे में ही एक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एनीवे अगर हम लोग एनालिटिक्स के बात करें तो ये यूनिट 13 में आता है, पार्ट बी और सी में क्वेश्चंस आता है, इजी क्वेश्चन आता है जनरली इससे। एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को देखेंगे। By the way, before we start the video, let me tell you where to read these kind of concepts from. You can use the Pathfinder book which is best for CSIR net preparation, and like 90% of you guys already use this book. So anyway, this is there, and also there is another book called Wilson and Walker for this particular unit 13. दोनों का दोनों बुक ही आप यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विथ यूज़ इट। बट अगर आप पाथफाइंडर यूज़ कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स वाला बुक है, उसमें अलग से मिल जाएगा। एंड अगर आपको डिटेल में चाहिए, जो कि ज़रूरत नहीं होगा इस वीडियो के बाद, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल या फिर कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को देख सकते हो। तो पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है। यही एक मेन फोकस होगा, एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन and there are multiple type of antigen antibody interaction that we know. All are like non-covalent interaction, like hydrophobic bonds, van der Waals interaction, ionic bonds, etc. तो एग्जैक्टली हम लोग एक वर्चुअल लैब सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कैसे इम्यूनोफ्लोरेसेंस परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुछ इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे सेल्स लिया है। तो आपको दिख रहा है कि कुछ सेल्स स्लाइड्स पे फिक्स्ड हुआ है। जनरली ये सेल्स एडहेरेंट होता है तो स्लाइड में फिक्स हो जाता है। लोग कवर स्लिप पे भी ग्रो करते हैं इसको, कुछ भी किया जा सकता है, डिपेंड ऑन हाउ टू लाइक डू इट। एनीवे कभी कभी स्पेशलाइज्ड स्लाइड्स भी मिलते हैं जो कि एडहेसिव स्लाइड्स होता है, जिसमें एल लाइसिन कोटेड होता है या फिर प्लस कोटेड स्लाइड बोलते हैं उसको, वो भी यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप इज फिक्सेशन ऑफ द टिश्यू। दैट मीन्स फिक्सेशन एंश्योर्स द टिश्यू इज रैपिडली किल्ड, द स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। सो इस फिक्सेशन स्टेप को परफॉर्म किया जाता है जनरली 4% पैराफॉर्मल्डिहाइड से। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 4% पैराफॉर्मल्डिहाइड से फिक्स कर दिया टिश्यू को।
सेकेंड स्टेप इज टू परमियाबिलाइज दिस टिश्यू। परमियाबिलाइज मतलब अभी हर एक सेल में आर्किटेक्चर इंटैक्ट है, इसका मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट है, लेकिन अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा तो कैसे हम लोग एंटीबॉडी को अंदर डालेंगे? तो कोई एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को अगर हम लोग डिटेक्ट करेंगे, एंटीबॉडी तो अंदर जाने चाहिए, राइट? इसीलिए मेम्ब्रेन को परमियाबिलाइज किया जाता है। कैसे? कोई भी डिटर्जेंट यूज करके। जनरली ट्राइटॉन X100 इज यूज्ड एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल 0.01%, एंड दैट्स गुड इनफ। तो अब जब भी ये ट्राइटन X100 यूज करोगे आप, तब भी सेल का मेम्ब्रेन परमियाबिलाइज हो जाएगा। उसके बाद कभी कभार एंटीजन रिट्रीवल परफॉर्म किया जाता है। ये क्या होता है? एंटीजन रिट्रीवल किया जाता है एक साइट्रेट बफर के साथ। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोटीन यहाँ पे आपको दिख रहा है, शायद ये एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर सकता है और ना भी कर सकता है, क्योंकि जो एंटीजेन, जो एपिटोप है, जो एपिटोप का कोर है, वो शायद ये प्रोटीन का अंदर हो सकता है। अगर आपने पीएच चेंज कर दिया तो ऐसे हो सकता है कि ये एपिटोप अभी रिवील्ड हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ये जो लाल पर्टिकुलर पार्ट है, ये है एपिटोप। तो नाउ द एंटीबॉडी कैन नाइसली बाइंड। अगर एंटीबॉडी का सरफेस में एपिटोप है, तो एंटीजन का सरफेस में एपिटोप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये एपिटोप the epitope is buried inside the deep, then it's a problem. Then antigen retrieval is performed at 95 degrees centigrade for 5 minutes or so. Anyway, उसके बाद एक स्टेप परफॉर्म किया जाता है जिसको बोलता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में क्या होता है? ब्लॉकिंग में आप कोई भी सीरम यूज़ करते हो, जैसे हॉर्स सीरम, लैम्ब सीरम, गोट सीरम, या फिर समटाइम BSA भी यूज़ होता है। तो इस ब्लॉकिंग स्टेप में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना होता है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक बाइंडिंग इज फैसिलिटेटेड होगा, और जितना भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉसिबिलिटीज़ है उसको एलिमिनेट किया जाता है इस ब्लॉकिंग स्टेप के द्वारा। अगले स्टेप होगा प्राइमरी एंटीबॉडी से इंक्यूबेशन। जनरली ऐसे एक मॉइस्ट चेम्बर में प्राइमरी एंटीबॉडी डाला जाता है स्लाइड के ऊपर। देर आर मेनी वेज टू डू इट, दिस इज़ वन ऑफ द वे। एंड एंटीबॉडी डालने के बाद, प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद इसको ओवरनाइट इंक्यूबेट किया जाता है। Generally, people use liquid blocker hydrophobic markers to put this particular primary antibody or create a thin film of these primary antibody on these cells. And इसको overnight incubate करने के लिए रख देते हैं। तो इस टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है? प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा एंटीजन के साथ। बाय द वे गाइज, प्राइमरी एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा। अगर आपको हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो आप तुरंत आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी CSIR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है। लास्टली, आफ्टर यू पुट द प्राइमरी एंटीबॉडी, देन सेकेंड थिंग इज टू रिमूव द अनबाउंड एंटीबॉडी, एंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय वॉशिंग। जनरली ऐसे रॉकर पे वॉश किया जाता है, एंड ये जो वॉश स्टेप है इसमें जनरली PBS या कोई भी एक बफर से वॉश किया जाता है सेक्शंस को। उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला जाता है। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज जनरली फ्लोरोफोर लेबल्ड होता है, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगा और सेकेंडरी एंटीबॉडी हम लोगों को फ्लोरेसेंस सिग्नल देगा। लेकिन ये स्टेप लाइट सेंसिटिव है, तो इसको डार्क में परफॉर्म करना ही सही रहता है। उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं कि हम लोगों ने तो एक तरह का डिटेक्शन देखा, मतलब फ्लोरेसेंस बेस्ड डिटेक्शन, जिसमें प्राइमरी एंटीबॉडी आता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी आता है, जो कि फ्लोरोफोर लेबल्ड है। बट दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ डिटेक्शन, देयर आर मेनी अदर वेज, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी कैलोरीमेट्रिक डिटेक्शन एज वेल, जहाँ पे इंस्टीड ऑफ अ फ्लोरोफोर लेबल्ड एंटीबॉडी यू यूज अ एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी। तो एक सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन होगा जिसके वजह से कलर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये भी एक तरह का इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेक्निक हो सकता है। दूसरा डिटेक्शन मेथड कभी कभार हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी ही कॉन्जुगेटेड है एक फ्लोरोफोर के साथ, लेकिन इसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। एनीवे, सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिटेक्शन।
After the secondary antibody step, it is important to wash these slides for several times to get rid of the non-specific interaction. तो ऐसे सेकेंडरी एंटीबॉडी के बाद इधर उधर सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ टिश्यू में चिपक जाते हैं, तो उसको ही नेग्लेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉश देना पड़ेगा. तो 3-4 टाइम्स वॉश देते हैं जनरली बफर से, PBS या फिर कोई भी बफर से इसको वॉश दिया जा सकता है. After that, you have to mount these slides with a particular anti-fade agent for microscopy purposes, and you seal the top using a cover slip. अभी हम लोगों का इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये स्लाइड को विजुलाइज करना. तो ये स्लाइड विजुलाइज हो सकता है कोई भी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, 2 फोटॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा. अगर आपको 2 फोटॉन, कॉन्फोकल और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो कि सारे यूनिट 13 के अंडर है, उसको अगर आपको अच्छे से देखना है, समझना है, अभी के अभी आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए. तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक तो पता चल गया, उसका टेक्निकल डिटेल्स के बारे में. लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे इस टेक्निक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू स्टडी localization of protein inside the cell. In this case, you can see there are 3 scenarios. In the first case, the protein is localized in the membrane, second case nuclear, and third case it is mitochondrial. ऐसा भी किया जा सकता है कि हम लोग देख रहे हैं कोई एक ड्रग का इफेक्ट क्या है ब्रेन सेल्स पे. जैसे यहाँ पे एक माउस को हम लोग ड्रग दे रहे हैं और उसका न्यूरॉन पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग देख रहे हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर न्यूरोनल मार्कर. तो ऐसे भी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूजिंग इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री. अभी मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे कि सेवरल ऑटो इम्यून डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस का मदद लिया जाता है. जैसे पेम्फ्रिगस वल्गरिस नाम का एक स्किन डिजीज़ है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसमें क्या करता है कि स्किन ब्लिस्टर्ड होना चालू हो जाता है. तो ऐसे डिजीज़ है कि नहीं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा स्किन का सेक्शन लिया जाता है और उसको इंक्यूबेट किया जाता है IgG और IgM के द्वारा. अब जब भी कोई डायरेक्ट फ्लोरेसेंस मिलता है, दैट मीन्स व्हाट, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सिमिलर चीज़ें किया जाता है सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस के टाइम पे, जो कि और एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है. इसमें पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और हेप2 सेल लाइन के ऊपर टेस्ट होता है. तो हेप2 सेल लाइन में बहुत सारा न्यूक्लियर एंटीजेंस होता है. तो अगर हमारा पेशेंट सैंपल में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है तो क्या होगा, हमारा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव होगा. अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नहीं है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होगा. तो जस्ट बाय लुकिंग एट द इम्यूनोफ्लोरेसेंस वन कैन अंडरस्टैंड वेदर a person is affected by systemic lupus or not, and this is a gold standard test that is happening for systemic lupus erythematosus. जो भी clinical aspect पे पढ़ाई करते हैं इन लोगों के लिए ये सब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा important है. By looking at these immunofluorescence pattern, a doctor can understand what type of antibodies or autoreactive antibodies are present in the patient. ऐसे ही तरह तरह के डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस का सहायता लिया जा सकता है. जैसे बुलस पेम्फ्रिगॉइड, पेम्फ्रिगस वल्गरिस, ये सारे स्किन डिजीजेज हैं जिसको इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है. एनीवे, आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ फॉलो माई चैनल, शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.